एयर कॉमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। वेरी कॉम्पिटेंट वॉइस, दुनिया भर के मामला पे नज़र रखते हैं, बिलखुसूस स्ट्रेटेजिक जो इशूज़ हैं। जी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये इसराइल और तुर्की ये अचानक कैसे इग्नेट हुए? क्या वहाँ पे तुर्किया वाकई एयरबेस बनाना चाहता था जो वहाँ इसराइल ने अदलब में अबू ज़हूर फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया था? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो अल ज़हूर बेस जिसकी बात हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 70 किलोमीटर तुर्की की सरहद से है और तकरीबन 320 किलोमीटर जो है वो गोलान की जो पहाड़ियां जिस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, उससे फासले पर है। और सीरिया पर ही क्यों फोकस है? वो इसलिए कि सीरिया बहुत बड़ा एक बफर जोन है बिटवीन इसराइल एंड तुर्की, और ख़ास तौर पर जो ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है या मिस एडवेंचर करना चाहता है इसराइल, उसमें एक बड़ी रुकावट है, जिसमें सीरिया की स्टेबिलिटी जो है वो एक बड़ी रुकावट है। रुकावट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सीरिया में जितनी इंस्टेबिलिटी होगी, लॉलेसनेस होगी, लैक ऑफ गवर्नेंस होगी, उतना ही ज़्यादा इसराइल चाहता है कि वहाँ पे एक्सपैंड करने में उसको, और यहाँ पर तुर्की के इन्फ्लुएंस को पुश बैक करने में मददगार होगा। तुर्की को भी ये पता है कि ये आखिरी एक बफर जोन है बिटवीन इसराइल और तुर्की के दरमियान में। जो एयरबेस की बात कर रहे हैं, जो हमला हुआ है, वो पर्टिकुलरली रनवे पर हुआ है और रनवे। उनकी कुछ हैंगर्स और स्टोरेज फैसिलिटीज पर हुआ है जो इस रनवे की हैं। जिसका मतलब ये है कि जो इज़राइल समझता है कि तुर्की का वहाँ डेलीगेशन मौजूद था जिसने वहाँ से निकला ही था, तो उन्होंने हमला किया है। तुर्की को बुनियादी तौर पर ये मैसेज देना चाह रहा है। नेतन्याहू बुनियादी तौर पर अपने लोगों को एक और डाइवर्जन देना चाहता है ईरान की जंग के बाद या उसके साथ-साथ। क्योंकि जो ईरान की जंग है उसमें तो हमने देख लिया कि कोई टेक होम ट्रॉफी नहीं हुई, नहीं। कोई वॉर का रिजल्ट नहीं निकला। नेतन्याहू की एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सुइसाइडल एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए जो यहाँ अमन होना ईरान में। तो वो चाहता है कि एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जन मिले। और दूसरा, इजराइल के लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जो इलेक्शन है उसमें वो इलेक्शन। ये कह सके कि मैं इजराइल की सेफ्टी के लिए एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ, या एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ फॉर इजरायली डिजाइन जो उसके एक्सपेंशन है। तो आई थिंक एक डाइवर्जन है तुर्की की तरफ से रिजॉल्व, और ऑब्वियसली एक परसेवरेंस है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि वो इंगेज भी कर रहे हैं सीरिया को, पाकिस्तान में भी तशरीफ लाए हैं उनके मिनिस्टर। तो ये सारे का सारा मैं उस बैकग्राउंड में देख पा रहा हूँ जी। ये मैं देख रहा हूँ जेरूसलम पोस्ट की एक मैंने आज रिपोर्ट देखी है। वो एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के प्रोफेसर कोबी माइकल को कोट करते हैं। वो ये कहता है कि सूरत हाल इसराइल और तुर्की के दरमियान बराह रास्त टकराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगरचे ये ममालिक कशीदगी को जंग में तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन बराह रास्त कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सर, अनलाइक अदर कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, तुर्किया विल बी अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू डील विद इसराइल। जिस तरह से जुल्म और सितम बर्पा करता है कमज़ोर इस्लामी ममालिक के ऊपर, यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। जी, मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग मुल्क है। तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा मुल्क है। स्ट्रांग मिलिट्री डिफेंस है, स्पेशली ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की उसकी बहुत ज्यादा काबिलियत है, बल्कि वन ऑफ द लीडिंग मुल्क है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया में इस वक्त 10वें नंबर पर वो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसने 25 सालों के अंदर तकरीबन 20 गुना अपनी इंडस्ट्री बढ़ाई है, जिसका मतलब ये है कि $1 बिलियन किसी इंडस्ट्री थी ईयर 2000 में, और पिछले साल 2025 में तकरीबन $20 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये वो मुल्क है जिसकी तकरीबन सिर्फ $200 मिलियन मिलिट्री हार्डवेयर की एक्सपोर्ट थी, और अब तकरीबन $8 बिलियन है। तो मैं ये इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ F-16 का मैं मिसाल दूंगा ताकि हम बेहतर समझ पाएं। हमें पाक फिजाइया को अमेरिका की तरफ से F-16 मिले थे जी 82-83 में, जी। और सिर्फ 40 उस वक्त मिले थे। आज हमारे पास तकरीबन 75 के करीब है। तुर्की ने 87 में डिलीवरी ली थी, शुरू की थी, और आज 270 है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के 75 के ठीक करीब जो जहाज ठीक। हमारे पास है। तो ये मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि वेस्ट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी रहा है, टेक्नोलॉजी का भी, मिलिट्री हार्डवेयर का भी, और बहुत ज्यादा इंडिजनाइजेशन तुर्की ने खुद भी कर ली हुई है। तो मेरा ख्याल है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये कोई और मुल्क जो मिडिल ईस्ट का जिस पर इसराइल हमले करता आया है और जिसको कहते हैं ना गेट अवे भी हुआ है कि निकल गया वहां से करके, तुर्की बिल्कुल ऐसा मुल्क साबित नहीं होगा। ठीक। अब जो ये अमरीकी ट्रेड है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने जो बात की है कि सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ वो लगाने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, जवाब जो दिया ईरानी क़यादत ने कि ये इक़्तिसादी जंग अगर आपने छेड़ी तो नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑयल विल बी एक्सपोर्टेड नीदर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नॉर फ्रॉम एनीवेयर इन द पर्शियन गल्फ। इसका तो मफहूम ये बन रहा है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
कि यहाँ पे चाहे बाबुल मंदब हो या आबने हुरमज़ या जो भी रास्ते जो ईरान के आसपास पड़ते हैं, वहाँ से कोई एक कतरा भी हम तेल नहीं फिर जाने देंगे। और साथ वो कह रहे हैं जो ममालिक डायरेक्टली इनके साथ हैं वो समझें ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। जामी साहब देखिए, मैं इसको भी कहूंगा टू लिटिल टू लेट। इस वजह से कि जिस तरह की अब सैंक्शंस लग रही हैं ये दुनिया में पहले होती हैं, यानी ये प्रिसीड करती हैं जब जंग को आप एक बिल्डअप करते हैं, और जिस पर जाहिर है ये कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप सैंक्शन लगाएं और लोग आपकी बात मान लें और क्वेश्चन शुरू कर दें, ईरान को आइसोलेशन कर दें, अगर हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये तो कहीं ज्यादा घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन ये जंग से पहले होती है। दुनिया में ये बहुत कम हुआ है कि आप मिलिट्री वॉरफेयर पहले अनलीश कर दें, हार्डवेयर बमबारी करें 40 दिन तक, फिर उसके बाद 10-12 दिन तक, और जब आप हेडवेयर ना मिले तो आप कहें इकोनॉमिक सैंक्शंस में दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन। तो वो मेरा नहीं ख्याल, ये इट शुड हैव बीन डन द अदर वे अराउंड, यानी पहले इकोनॉमिक प्रोसीड करनी चाहिए थी, अगर वो ना काम करे फिर मिलिट्री जंग होती है। जंग के बाद जब कुछ ना रिजल्ट निकले, ईरान घुटने टेकने पर ना मजबूर हो, उसको एक न्यू फाउंड लीवरेज मिल जाए, अब आके कहें कि अब इकोनॉमिक सैंक्शन हिस्टोरिक करेंगे, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कामयाब हो। लेकिन जो फरवरी 2026 की बात है, 28 को जिस दिन अमेरिका ने अनलीश की थी, उस वक्त की और आज का मेरा इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो बहुत फर्क है। कोरिया, जापान, इंडिया वो वाला नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान से एंगेज किए हुए हैं इस वक्त तेल लेने के लिए। रूस इंडिपेंडेंट तेल बेच रहा है, 2 बैंक हैं जो चाइना के, वो डील कर रहे हैं इसके तेल को। चाइना को एंगेज करेंगे अगर ये पाबंदियां जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो 1.69 बिलियन बैरल रोजाना, जो बुनियादी तौर पर मिलियन बैरल रोजाना जाती है, एवरी डे जो ऑयल जाता है, तो चाइना नहीं पसंद करेगा। ऑल्दो 90% वो चाइना का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम ईरान, वो ये सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो चाइना की, लेकिन वो ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट है। तो रेयर अर्थ मिनरल फैक्टर ले लें, वो चाइना के पास सारा इतना ज्यादा एक्सटेंसिव कंट्रोल है, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी इफेक्टिव होगी। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा टू लिटिल और टू लेट हुआ है ये सारा। लेकिन जब सर वो ये कहते हैं कि जी एक कतरा भी नहीं हम जाने देंगे, इससे मतलब तो वही है कि जितनी भी गुजर गए हैं, ईरान ने ये साबित कर दिया कि वहां से फिर ट्रेड नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ईरान भी चाहेगा कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट पहले उसने दुनिया को इम्पोज किए रखी है। आज भी आप एग्री करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, तो फिर 7-8 शिप क्यों गुजरते हैं एवरेज? मैं कई दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, मेरा ख्याल 8 और 10 के दरमियान शिप गुजरते हैं, कहाँ 120-25 थे। और अगर ईरान आज कह दे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं खुली है, तो लोग किसकी बात मानते हैं आज? वेरी तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन तो वो ईरान ने साबित कर दिया है, चाहे दुनिया को पसंद हो या ना हो। तो मेरा ख्याल है ईरान जो थ्रेट पोज कर सकता है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल, ज्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू अमेरिका, फॉर शिपिंग लाइन्स, सिक्योरिटी, और जो भी स्टेक होल्डर होंगे शिपिंग लाइन्स के, उनके लिए भी ज्यादा खतरनाक है ईरान की डिक्लेरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब, आपने उनका तज्जिया देखा, और इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि एक दोबारा से सीज फायर एक्सटेंड और एक मुआहदे की जानिब सूरत हाल आए, ताकि नौबत यहाँ ना आए कि पूरी दुनिया इस जंग की दोबारा से जद में आ जाए।